हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए भौतिकी के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश क्या है, इसकी विशेषता को लिखिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश क्या है और इसकी विशेषता को क्या करना है, लिखना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो उत्तर में यहाँ पे देखिए, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिसके कारण किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अगर मान लीजिए कि आप अंधेरे में हैं और आपके सामने कोई यहाँ पे एक वस्तु है, तो ये जो वस्तु है ये आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश नहीं होगा। अगर यहीं पे प्रकाश होता तो ये वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि प्रकाश आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं अब प्रकाश की क्या क्या विशेषता होती है। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश की पहली विशेषता, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। जो प्रकाश है वो ऊर्जा का एक रूप है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा विशेषता यहाँ पे देख लीजिए, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है। जो प्रकाश है वो एक चुंबकीय तरंग भी है, इसे आपको याद रखना है। तीसरा यहाँ पे देख लीजिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। ये देखिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होती है? निर्वात में होती है। और कितना होती है निर्वात में प्रकाश की चाल? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चौथा विशेषता देख लीजिए, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। जो प्रकाश होता है वो सदैव यानी हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और पांचवा विशेषता देख लीजिए यहाँ पे कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। जो प्रकाश है वो कैसा तरंग है? तो एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इस प्रश्न में हमने जाना कि प्रकाश क्या है और इसके विशेषता को भी हम यहाँ पे जाने। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रतिबिंब क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रतिबिंब क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या है। तो यहाँ पे देखिए, प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है कि यहाँ पे प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। जो प्रतिबिंब होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, और यहाँ पे देखिए दूसरा होता है यहाँ पे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। दोनों का एक ही नाम है, काल्पनिक बोल लीजिए या आभासी बोल लीजिए। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे देखिए, और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो वास्तविक प्रतिबिंब और यहाँ पे देखिए काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है यानी वहां पे उस बिंदु पर ये मिल जाती है, डायरेक्ट वहां पे वो मिल जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, डायरेक्ट वहां पे जाके मिल जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सदैव उल्टा होता है, ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अब यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब।
तो यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है, एग्जैक्ट वहां पे जाके नहीं मिलती है। जैसे यहाँ पे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में एकदम डायरेक्ट जाके मिल जाती है, लेकिन इसमें मिलती नहीं है, लगता है कि वहां पे मिलती हुई मालूम पड़ती है, डायरेक्ट वहां पे नहीं मिलती है, वहां पे लगता है कि वो वहां पे मिलती हुई मालूम पड़ रही है, तो उसे हम लोग काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है, मिलती नहीं है, बस वहां पे मिलती हुई मालूम पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, इसे हम लोग कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। जो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। और यहाँ पे देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इन दोनों को यहाँ पे देख के आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इसका पीडीएफ हम आपको कल 10 बजे से पहले क्या करें देंगे, अपना जो व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है उस पे हम क्या करेंगे, इसको सेंड कर देंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद पीडीएफ में से देख के आप लोग क्या कीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, इसे एक उदाहरण देकर समझाएं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं और इसका एक उदाहरण देकर आपको क्या करना है, समझाना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर चारों दिशाओं में यानी सभी दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए इसको उदाहरण देकर यहां पे समझाते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यह भी प्रश्न आता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो आकाश होता है उसका रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जो अपना वायुमंडल है उसमें नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। नीला रंग बहुत ही अधिक फैल जाता है चारों बगल, इसीलिए जब हम नीचे से देखते हैं आसमान को तो वो कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो ये रहा इसका उदाहरण। उदाहरण में क्या है कि जो आकाश है उसका रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और उदाहरण के लिए कौन सा इसके लिए उदाहरण सबसे अच्छा है, तो जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है वो किसके कारण से दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ही दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत विभव क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत विभव क्या है और इसका क्या लिखना है, एसआई मात्रक लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत विभव क्या है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक यहाँ पे लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि विद्युत विभव क्या है। तो विद्युत विभव क्या है, तो विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को भी से सूचित किया जाता है। जो विद्युत विभव होता है उसको विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ पे देखिए विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और वोल्ट को किससे सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे भी बराबर क्या होता है, तो W/Q होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो एक बार और समझ लीजिए कि विद्युत विभव क्या है। तो विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया होगा वो उसका क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और यहाँ पे देखिए वोल्ट को किससे सूचित करते हैं, तो यहाँ पे वोल्ट को भी से सूचित करते हैं।
और V बराबर क्या होता है, W बटा Q होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और इसका PDF हम आपको कल सुबह 10 बजे तक दे देंगे अपना व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में, और लास्ट में अपना व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप यहाँ पे लिंक देंगे, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में। तो यहाँ पे देखिए 5वां नंबर प्रश्न है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। यहाँ पे आपको बताना है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं, और उदाहरण देकर क्या करना है, यहाँ पे समझाना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा का वह स्रोत है जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, उसे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पहचानने के लिए भी आता है कि कौन नवीकरणीय स्रोत है और कौन अनवीकरणीय स्रोत है। तो यहाँ पे देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा का वह स्रोत है जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, उसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लकड़ी एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी बच्चे की लकड़ी कैसे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ध्यान से देखिए, जो वृक्ष है उसको उगाता कौन है, किसान उगाता है, बड़ा हो जाता है, फिर उसको काट लेता है, फिर देखिए कुछ दिन बाद फिर एक और पेड़ यहाँ पे उगा लिया जाएगा, उसको भी काट के उसका उपयोग कर लिया जाएगा। यानी जब तक धरती रहेगी तब तक हम पेड़ उगा सकते हैं और उससे लकड़ी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कौन सा यहाँ पे संसाधन हुआ, तो ये लकड़ी हो गया, और सौर सेल हो गया, यहाँ पे विद्युत पवन हो गया, ये सब क्या हो गया, यहाँ पे ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत हो गया। तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। और लकड़ी भी देखिए यहाँ पे ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। लकड़ी का हम कई बार उपयोग कर सकते हैं, फिर इसे उगा भी सकते हैं, फिर इसका हम उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसीलिए लकड़ी क्या है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। और सौर सेल भी हो गया, और पवन चक्की, ये सभी क्या हो गया, सोलर कुकर हो गया, ये सभी क्या हो गया, यहाँ पे ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत हो गया। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि अनवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत वे स्रोत हैं जिसका भंडारण सीमित है, यानी वो सीमित है, उसका जो भंडारण है वो क्या है, सीमित है, और वो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं, जिसकी भंडारण सीमित है, यानी जहां पे है वो सीमित है, इसमें से डेली हम निकाल रहे हैं तो एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। जैसे कोयला हो गया, धरती के नीचे है, तो हमको मालूम है कि इतने क्षेत्र में ही कोयला है, और यहां से हम लोग डेली यहां से कोयला हम निकाल रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि यहां से खत्म हो जाएगा कोयला। और फिर यहाँ पे देखिए कोयला तो हम बना नहीं सकते, और बनेगा भी तो यहाँ पे देखिए 100-150 वर्ष लग जाएगा, जिसमें हम लोग कई बार यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे धरती से, और यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है बनने में। तो इसीलिए क्या होता है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत होता है। पेट्रोलियम भी एक कैसा है, यहाँ पे ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, जो एक बार खत्म हो जाएगा तो बनने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए लकड़ी एक बार यहाँ पे देखिए खेती कर दिए, यानी वृक्ष लगा दिए 100-150, तो यहाँ पे देखिए जो 100-150 यहाँ पे वृक्ष होगा तो उसका यहाँ पे लकड़ी यूज करेंगे। जब ये खत्म होगा उससे पहले और 100-150 यहाँ पे वृक्ष लगा देंगे, तो ऐसा हमेशा होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कोयला एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर बनने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा, बन भी नहीं पाएगा। तो ये जो कोयला हो गया, यहाँ पे पेट्रोलियम हो गया, और प्राकृतिक गैस आदि हो गया, ये सभी क्या है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। इनका भंडारण है जो सीमित है, और ये आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं, और आपको उदाहरण भी अब समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।